ईच एंड एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपसे पूछा कि किस किसने 11th की तरह पढ़ी है एवं ही। 1 2, कोई बात नहीं, अगर एक भी ऐसा बच्चा होता है ना तो बाकी सब पूरी क्लासेस का भला हो जाता है। अब 11th की तरह पढ़ना मतलब सर इतना पढ़ा कि पास हो गए, वैसा तो नहीं पढ़ा जैसा 12th में पढ़ा। 12th में तो आप कुछ भी पूछ लो सब आता है, 11th में तो हम पास हो गए बस इसीलिए पढ़े थे। ठीक है, ये क्वेश्चन का इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि अगर आपने 11th हल्के में लिए, हो सकता है कुछ चैप्टर पढ़े हो, कुछ चैप्टर ना पढ़े हो, कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, कुछ चैप्टर तो आपने जाने दिए हो। तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन आपने अच्छे से पढ़ा है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट किसी के लिए नया सा है क्या? नहीं ना, सबने एटलीस्ट फॉर्मेट तो देख रखा है। तो ये वाला लल्लू सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे भी ये भी लल्लू, इसमें तो ट्रांजैक्शन चिपकाने हैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, ट्रांजैक्शन लिखते जाएंगे, उनके इफेक्ट्स देते जाएंगे और फिर न्यू इक्वेशन बनाते जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 6.4, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। पहली बार पढ़ने में बहुत भारी लगता है, अब तो बहुत सिंपल है सर, इक्वेशन ही तो बनानी है। पहला है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप है ना ट्रांजैक्शन से उनके दो इफेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट ढंग से दिमाग में बैठ गया ना तो ये क्वेश्चन तो 2 मिनट का भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मेट, 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, लायबिलिटी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने ट्रांजैक्शन का नंबर डाला। सीरियल नंबर किसका डलता है? ट्रांजैक्शन का, इक्वेशंस का नहीं डलता। फिर ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा कॉपी करना है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए बचा नहीं है यहाँ पे। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपको अच्छे से पता है इसके दो इफेक्ट क्या है कि एक सर कैश आया, पैसा हमारा नहीं है, मुकेश का कैपिटल है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा ये कैपिटल में। ठीक है, कितना है अमाउंट देख के बताओ? 80,000 प्लस और प्लस 80,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे भले ही कितना भी छोटा क्यों ना समझे, लेकिन पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ना, ये कब करनी है। जो बच्चा ये वर्टिकल लाइन ढंग से ड्रॉ नहीं करता ना, गलतियाँ उसी से होती है। आपको ये वर्टिकल लाइन कब ड्रॉ करनी है? ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देने के बाद, न्यू इक्वेशन लिखने से पहले। बहुत सारे बच्चे पहले न्यू इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं, और सारी गलती, सच कह रहा हूँ, ये लाइन से करवाती है और कोई नहीं करवाएगा आपसे। जो भी गलती होगी इस लाइन की होगी। एक तो हमसे एक गलती क्या होती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बड़ा होता है ना, तो हम हमारे रजिस्टर को पोर्ट्रेट से क्या कर देते हैं? लैंडस्केप कर देते हैं, और जैसे ही हम उसको लैंडस्केप कर देते हैं तो जो लाइंस होती है ना वो बहने लग जाती है, क्योंकि वो हम ड्रॉ करते हैं, वो ऊंची नीची होती है। तो जब वो ऊंची नीची होती है तो सिर्फ एक ही गलती होती है कि कोई सा अमाउंट, किसी असेट का अमाउंट या किसी लायबिलिटी का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, और वो असेट ही गायब हो जाता है पूरी इक्वेशन में से। ठीक है, तो इस लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना, बाकी तो बहुत सिंपल है। न्यू इक्वेशन मेरा ये 80,000 और ये भी 80,000। अगला पढ़ो, अगला क्या है? ट्रांजैक्शन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी न्यू ही। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर का ये फ़र्क है कि यहाँ अपन गुड्स को स्टॉक लेते हैं, वो जो कल अपनी बात हुई कि रियल अकाउंट लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट लेते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक को क्या माना जाता है? रियल अकाउंट, असेट माना जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद वाले चैप्टर में आप उसको नॉमिनल अकाउंट मान सकते हो कि गुड्स जब परचेज करेंगे तब एक्सपेंस है, जब सेल करेंगे तब इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला एसेट आएगा मेरा स्टॉक। क्वेश्चन ट्रांजैक्शन 2 पूरा कितने का है? 28,000। तो स्टॉक परचेज किया है, प्लस करेंगे स्टॉक में 28 और कैश में माइनस करेंगे 28। ठीक है, लायबिलिटी साइड में कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर से इंपॉर्टेंट वाली लाइन, न्यू इक्वेशन कितना बचा? 52,000, 28,000 और 80,000। आई होप समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, अब मैं बच्चों की तरह सारी चीज़ें लिख के नहीं समझाऊंगा, अब मैं सिर्फ इफेक्ट बताऊंगा। अगला वाला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जिससे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर, जिसको हम सेल करते हैं वो डेटर, है ना। एग्जाम्पल, ये सारे मेरे सप्लायर्स हैं, आप सब से मैं परचेज़ करता हूँ,
ढंग से सुन लेना, किसी का कुछ मिसकंसेप्शन हो तो दूर हो जाना चाहिए। इन सब से मैं परचेस करता हूँ तो ये सब मेरे क्या है, सप्लायर। इनसे तो मैं कैश में ही परचेस करता हूँ तो ये सिर्फ सप्लायर। इनसे उधार में परचेस करता हूँ तो ये क्या है, क्रेडिटर। अब इन सब में से इनको मैंने पैसे लौटा दिए, जितना पैसा था वो मैंने दे दिया, तो जैसे ही मैंने पैसा चुकाया ये अब मेरे क्रेडिटर नहीं है, ठीक है। इनका पैसा अभी भी देना बाकी है, तो क्रेडिटर कौन है, यही। तो क्रेडिटर मतलब कौन, ऐसा सप्लायर जिससे मैं उधार में खरीद के लाया हूँ, उसका पैसा देना अभी भी बाकी है। तीनों शर्त पूरी होगी तो क्या है मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी। तो अब उधार में माल खरीद के लाया, स्टॉक में प्लस होगा, और वो क्रेडिटर्स में भी क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी और आएगी, क्रेडिटर्स। डन। इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर भी क्या है, असेट। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, उसमें प्लस करेंगे। कैश में खरीद के लाए हैं तो कैश में से माइनस करेंगे। पेड रेंट, एक सिंगल स्टार लगाएंगे, या मत लगाओ स्टार, तो बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए। पेड रेंट, तो पहला तो वर्ड पेड, पे किया है हमने। आलू टमाटर तो पे करेंगे नहीं, क्या पे करेंगे अपन, कैश। तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब मैंने आते ही पहले ये सवाल पूछा कि कल वाली कहानी सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी। कौन सी वाली कहानी, जिसमें अपन एट द एंड 3 लाख के स्टॉक को कितने में बेच रहे थे, 5 में। 2 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हम कहाँ ले गए, कैपिटल में। बेटा ये होती है डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें डायरेक्टली हम इनकम को कहाँ ले जाते हैं, लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल में ले जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर में ऐसा नहीं करते। आप समझो, अकाउंटिंग में हमने आपको कहा 4 चीज़ होती है, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में उसमें से हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, असेट एंड लाइबिलिटी। तो सर इनकम और एक्सपेंस का क्या होगा, इसका हम डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। जनरली अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाती है, P&L में। P&L से निकलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में। मतलब अल्टीमेटली इनकम और एक्सपेंस का अल्टीमेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कहाँ जाना है, कैपिटल में। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में क्योंकि 2 ही चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितनी भी इनकम और एक्सपेंस है वो सब कहाँ जाएगी, कैपिटल में। और अब ये तो बहुत सिंपल है कि अगर आपकी इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। और अगर आपका खर्चा हुआ है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब हम रेंट पे कर रहे हैं कैश में से, तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना है अमाउंट बताओ, 2000 कैश में से माइनस, और ये 2000 हमारे लिए क्या है, खर्चा, तो कैपिटल में से भी माइनस, ठीक है। मीन्स 100 बातों की एक बात, अब से जब कभी भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, 4 चीज़ों का नाम सुनाई दे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, टन 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 टन। कहाँ जाएगा भाई, ये कैपिटल में, याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, तो अब आपने रिसीव किया, ऑब्वियसली आलू टमाटर रिसीव करेंगे नहीं, क्या रिसीव किया, कैश, प्लस कमीशन क्या है मेरे लिए, इनकम, टन 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 टन, कहाँ जाएगा ये, कैपिटल में, प्लस। अगला, विड्रीव कैश फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़, हाउस होल्ड यूज़, डोमेस्टिक यूज़। प्राइवेट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस। जब भी ये हिंट मिले कि इस चीज़ का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, ये किसके लिए है, बिजनेसमैन के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको अपन, ड्राइंग्स। और अल्टीमेटली ड्राइंग्स भी कहाँ जाती है, कैपिटल में से माइनस। तो यार क्या निकाल के ले गया वो बिजनेस में से, कैश, कैश में से माइनस, ड्राइंग से तो कैपिटल में से भी माइनस। सिंपल चल रहा है, हाँ, ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 40,000। इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो सीखना है ना, बस यही सीखना है कि 30 की चीज़ कितने में बेची, 40 में, तो साला माल कितने का गया, 30 का, स्टॉक में से कितना माइनस होगा, 30। कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा, क्रेडिट में बेचा। अगर कैश में बेचा होता तो पैसा आता कितना, 30, 40 के 10, 40। पैसा तो पूरा लेते 40, उसको थोड़ी बताते 30 की चीज़, उसको तो यही बोल दे भाई साहब घर में 40 की पड़ी, दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, तो पैसा कितना आता, 40। गए 30, आए 40, दिख रहा है 10 का क्या है प्रॉफिट, टन 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 टन, कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर हमने कैश में थोड़ी बेचा है, हमने क्रेडिट में बेचा है, तो वही वो जो क्रेडिटर वाला कंसेप्ट था, सेम टू सेम डेटर वाला कंसेप्ट है। सारे मेरे कस्टमर, ये को कैश में माल बेचता हूँ तो ये सिर्फ कस्टमर,
इनको उधार में माल बेचता हूँ तो ये बन गए मेरे डेटर, इन्होंने पैसे दे दिए तो अब ये डेटर नहीं है, इनसे पैसे लेने अभी भी बाकी है तो ये अभी भी क्या है, मेरे डेटर। ऐसे कस्टमर जिनको मैं उधार में माल बेचता हूँ और उनसे पैसे लेने अभी भी बाकी हैं तो वो क्या है मेरे लिए, डेटर। और डेटर क्या है मेरे लिए, असेट। तो यार 30 माइनस होगा स्टॉक में से, 40 प्लस होगा डेटर में, 10 प्लस होगा कैपिटल में। इसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स। कौन है वो क्रेडिटर्स जिनसे हम शुरू में गुड्स परचेज करके लाए थे 20,000 के, उसमें से 15,000 हमने पे कर दिया। पे किया है तो कैश में से माइनस और क्रेडिटर्स में से भी माइनस। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन ढूंढो जो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ना आया हो। नहीं यार 3 तो पूरा ही यूनिक है, 3 वाला तो 3 ही ट्रांजेक्शन है ना उसमें, तो 3 वाला तो पढ़ेंगे अपन, वो उसमें एक डिफिकल्ट वाला ट्रांजेक्शन है 3rd नंबर वाला। तो पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ये तो लल्लू है, कैश और कैपिटल में प्लस। अगला 2 ट्रांजेक्शन का कॉम्बो है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। अगर अलग अलग दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, एक साथ दिया है तो भी हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं, हम काफ़ी बढ़ चुके हैं भाई। क्या कह रहा है, कैश में परचेज़ किया 20 का माल और उधार में परचेज़ किया कितने का माल, तो टोटल गुड्स कितने का है 50। स्टॉक में कितना प्लस होगा 50। इस 50 में से कैश कितना गया है 20, कैश में से क्या हो जाएगा माइनस, और 30 उधार में लाया है तो कहाँ जाएगा ये, क्रेडिटर में 30 प्लस हो जाएगा। और आ रहा है समझ में सबको? अगला वाला स्टार मार्क कर लो, नहीं कर रखा है 3rd वाला पॉइंट, और एक बार रीड कर लो और एक बार मन में कैलकुलेशन लगा लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा डिफ़िकल्ट है, आपके लेवल पे तो ये भी इजी है, पर क्या है कि अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता नहीं होगा ना, सोच सोच के करेंगे तो जहाँ इसमें 30 सेकेंड्स लगने चाहिए थे वहाँ पे हो सकता है 1 मिनट लग जाए। तो हमें हमारा टाइम सेव करने के लिए सीखना है। अकाउंटिंग आपको 80% आती है, 20% ही नए चैप्टर है, लेकिन उस 80% में भी हमें ऐसा पढ़ना है कि हम हमारा टाइम सेव कर सकें ताकि सफिशिएंट टाइम हो, पेपर हमारे लिए छूटे नहीं। तो क्या कह रहा है कि सर हमने गुड्स सेल करे कैश में, कॉस्टिंग 10,000। कॉस्टिंग 10,000 मतलब जो गुड्स सेल कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट 10,000, 10 में थोड़ी सेल करूँगा, ज़्यादा में सेल करूँगा तो प्रॉफिट मार्जिन उसने दे रखा है बाद में। एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या मतलब हुआ सर, 10 का माल तो कैश में बेचा, 20 वाला माल क्रेडिट में बेचा, लेकिन दोनों माल 10 और 20 में थोड़ी बेचे, दोनों पे प्रॉफिट कितना ऐड किया है मैंने 20%। तो यार हिसाब लगा लेते हैं। अब ये हिसाब आप माइंड में लगाओगे, अलग अलग सोच के लिखोगे तो एग्जाम प्रेशर में पता है होता क्या है कि जब मैंने 10 + 2 12,000 और 15 + 3 18,000 का हिसाब लगाता हूँ ना तो हिसाब जल्दी लग जाता है, लेकिन उसके समीशन में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। जब मैं 18 तक पहुँचता हूँ तो 10 और 12 का इधर उधर घूम जाता है मेरा एग्जाम प्रेशर में। अभी तो बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ रहे हैं तो अभी आराम से होगा। तो ये छोटी सी टेबल लिख लोगे आप वहाँ साइड में, ठीक है। कैश में कॉस्ट कितना है 10,000, क्रेडिट में कितना है 15,000, टोटल कितना हो गया 25,000। दोनों में प्रॉफिट 20% मतलब 2,000, 3,000 और 5,000। और सेलिंग प्राइस कितने की हो गई दोनों की 12,000, 18,000 और 30,000। अब अगर ट्रांजैक्शन अलग अलग होता तो ये एंट्री होती 1 बाय 1, पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, पर ट्रांजैक्शन अलग अलग थोड़ी है, एक ही ट्रांजैक्शन है ना। तो ये बीच के फिगर्स काम के नहीं है बेटा, काम के जो है वो क्या है टोटल, कि टोटल माल कितने का गया, तो टोटल जो स्टॉक गया वो कितने का गया 25 का, तो माइनस करेंगे अपन स्टॉक में से 25,000, ठीक है। अब 25 पूरे थोड़ी आए, उसमें भी आधा कैश में है, तो कैश में कितना आया 12, प्लस करेंगे अपन 12,000। सर कैश में 12 आया, बाकी का 18 लेना बाकी है, तो वो कहाँ जाएगा डेटर्स में प्लस 18। कौन कौन हो गया 25 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। क्या बचा भाई 12 + 18 30 हो रहा है सर। 25 का माल 30 में गया है, 5,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, टन 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 टन, कैपिटल में प्लस।
आ रहा है समझ में? तो वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये 1 बाय 1 करोगे आप भी हो जाएगा। आपको इस ट्रांजैक्शन में सीखनी है बस ये छोटी सी टेबल। ये टेबल ऑलरेडी आपके दिमाग में फीडेड होनी चाहिए, तो फटाफट फटाफट हाथ चलने चाहिए, बस आप सोचने में दिमाग खर्च करना ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढो जो पहले ना किया हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो अब तो तुम समझते हो शेयर्स क्या होता है। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पे शेयर्स खरीद रखे हैं, तो क्या है मेरे लिए असेट। तो आप यहाँ पे शेयर्स लिख दोगे, उसमें प्लस कर दोगे, कैश में से माइनस कर दोगे। रिसीव डिविडेंड, अब तो आप डिविडेंड भी समझते हो। सर हम कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी को शेयर होल्डर्स में बीच में बांट देती है। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा मुझे मिला है उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों था, इस डिविडेंड के लिए ही तो किया था कि रेगुलर बेसिस पे मुझे इनकम आती रहे। तो ये डिविडेंड क्या है मेरे लिए, इनकम। इनकम में तो टन 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 टन, कैपिटल में क्या हो जाएगी प्लस, और कैश में भी क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रगानी। अब इसमें अंडरलाइन कर लो रगानी, इसमें सिर्फ किरदार समझना है और कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्रेडिट में है मतलब क्रेडिटर बन जाएगा। हमारा क्रेडिटर कौन है, रगानी। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल हो गया ना। ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होगा, ये कैपिटल में से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी ऑर्डिनरी। कैश पेड टू रगानी। ऊपर अगर रगानी को ध्यान में रखा है तो यहाँ आज बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा कि रगानी कौन है, मेरा क्रेडिटर। मतलब मैं पैसे किसको दे रहा हूँ, क्रेडिटर को। तो कैश में से भी माइनस करो और क्रेडिटर में से भी माइनस करो। आ रहा है क्या तुम लोगों को समझ में? हाँ, नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या डिपॉजिट कराते हो आप बैंक में, कैश। कैश में से माइनस, और बैंक भी कहाँ आएगा, असेट साइड में, बैंक में प्लस। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पूरा तुम रीड करो, तुम जो बोलोगे वही समझाऊंगा, जो तुम नहीं बोलोगे तो नहीं समझाऊंगा। आया क्या इसमें, कहाँ है यहाँ प्रीपेड? आगे क्यों चल रहा है बेला, 5 तो कर ले पहले। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। 5th वाला पढ़ ले, कुछ मुझे समझाना है क्या 5th वाले में, कि मैं स्किप करूँ? कार्टेज, लोडिंग अनलोडिंग का जो पैसा होता है ना, किराया बड़ा खर्चा है हमारा, खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस। ठीक है, और कुछ इसमें एक अच्छा वाला है फुल सेटलमेंट वाला। कौन सा, कि सी वाला पढ़ो। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000। उधार में खरीद के लाए हैं भाई, तो फर्नीचर में तो प्लस करेंगे, उधार में लाए हैं तो क्रेडिटर में भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये तो आम जिंदगी, इंपॉर्टेंट मतलब सिंपल है, तो 10 इधर 10 इधर। हाँ, लेकिन ये जो इससे रिलेटेड है, एफ पेड कैश टू आर के फर्नीचर, तो पहले तो आपको ऊपर आर के फर्नीचर ढूंढना पड़ेगा कि साला ये है कौन। तो कौन है, जिससे अभी 10,000 का फर्नीचर परचेज करके लाए, उससे खरीद के लाए, उसको पेमेंट किया इन फुल सेटलमेंट। तो जो मुझसे पढ़े उनको तो पता होगा इसी, फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट, फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा ही तभी जब हम पैसे कम दे रहे होंगे। मान लो सामने वाले दुकानदार ने मुझसे 10,000 रुपये मांगे और मैं पूरे 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तो पूरे 10,000 रुपये दे के कहूँगा बस बस हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, नहीं नहीं बस अब इतना इतना है, हो गया, दिख रहा है सबको। लेकिन 10,000 के बदले में मैं उसको 9,800 दे रहा हूँ, तो मुझे ये दो बातें बोलनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि बस हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। इट मीन्स मैं फुल सेटलमेंट में पैसे कम दे के बाकी के पैसे क्या करवाना चाहता हूँ, डिस्काउंट के रूप में माफ़ करवाना चाहता हूँ। तो अब देने कितने थे उसको, भाई साहब को 10,000, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया आर के फर्नीचर 10,000 का माल खरीद के लाए, दे कितना रहे हैं उसको 9,700, है ना। कितने कम दे रहे हैं, 300। फ़ायदा के नुकसान, फ़ायदा टन 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 टन, कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस। ये तो सिंपल है, होगा क्या कि वहाँ कैश में से माइनस होगा 9,700, क्रेडिटर में से माइनस होगा 10,000। ये क्रेडिटर वाली जगह है जहाँ गलती करते हैं। 300 के डिस्काउंट में गलती नहीं करता बच्चा, वो सबको पता है। तो 300 का डिस्काउंट तो प्लस करेगा ही करेगा, लेकिन फुल सेटलमेंट हुआ है, भले ही 9,700 दिया हो, क्रेडिटर में से कितना माइनस होगा, पूरा का पूरा 10,000, उसका बैलेंस कितना हो जाएगा 0। क्लियर है,
हाँ ओके। इसके बाद और कोई 6 वाले में 2 मार्क कर लो आप। एक तो सेकंड वाला पेड रेंट इन एडवांस और एक 5th वाला, ये दोनों इंटरेस्टिंग है। बाकी इन दोनों को छोड़ के और कुछ मुझे पढ़ाना हो तो बताओ। सेकंड और 5th को छोड़ के कुछ और मुझे पढ़ाना हो तो बताओ। नहीं, चल भाई सेकंड वाला बता मेरे को क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका? प्रीपेड है, एडवांस में पे किया है। मतलब बेसिकली पेड रेंट और पेड रेंट इन एडवांस में फ़र्क क्या है? सर अगर सिर्फ पेड रेंट हो तो रेंट मेरा क्या है? खर्चा है। क्या होगा? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। लेकिन जहाँ उन्होंने बोल दिया इन एडवांस, तो एडवांस में पे किया है तो बेनिफिट अभी नहीं, कब मिलेगा? बाद में। जिसका बेनिफिट बाद में मिले वो क्या है मेरे लिए? असेट। तो पे किया है तो कैश में से तो माइनस होगा ही होगा, और एक मेरा नया असेट बन जाएगा प्रीपेड रेंट, उसमें मैं प्लस कर दूंगा। डन। चलो अगला पढ़ो 5th वाला। इसमें कनक पढ़ के बता बेटा क्या मतलब हुआ इसका? पेड सैलरी इन कैश 4500। इफेक्ट नहीं, मतलब समझा दे मुझे तो, बस इफेक्ट मत समझा। सैलरी पे करिए कैश में, और आगे बकाया है। तो क्या मतलब वो दोनों को एक साथ पढ़ें तो क्या समझ में आता है? 4500 पे करने के बाद भी 1000 बकाया, यही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि 4500 तो पे कर दिए और 1000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। मतलब टोटल सैलरी 4500 नहीं है, कितनी है? 5500। सैलरी क्या है मेरे लिए? खर्चा। टन 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 टन, कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। जहाँ तुमने कैपिटल में से 5500 माइनस किया, ट्रांजेक्शन सॉल्व। अब गलती नहीं होगी। 5500 यहाँ से माइनस हो रहा है, पे तो हम 145 ही कर रहे हैं, तो उसमें गलती कोई भी नहीं करता। कैश में से तो 4500 ही माइनस करेंगे। अब जो 1000 हमारा बाकी रह गया, क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे लाइबिलिटी में अपन क्या करेंगे? 1000 रुपीज़ ऐड करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ ओके। एक 6th वाला, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। तो बच्चे इसमें मोटरसाइकिल को ढूंढते हैं, सर मोटरसाइकिल क्या करें क्या करें क्या करें? अरे तेल लेने की मोटरसाइकिल पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, मतलब पर्सनल है, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस। और आप खरीद के लाए हो तो पैसे तो दिए ही दिए होंगे आपने, तो कैश में से भी क्या हो जाएगा? माइनस। कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होगा। 7th और 8th खुद रीड कर लो और मुझे बता दो कुछ समझाना है क्या? चलो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में डेप्रिसिएशन से पहले कुछ बताना है क्या? नहीं? तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, पहले तो क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 1 भी खास है इसका, कि पहले से बिजनेस स्टार्ट होता था कैश से, अब कैश के बदले में 3 चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, कैश, गुड्स और बिल्डिंग। तीनों चीज़ मेरे लिए असेट है, कैश, स्टॉक और बिल्डिंग। तीनों असेट में प्लस होंगे और तीनों का जो टोटल हो जाएगा वो सामने वाले ने लगाया, तो क्या है उसके लिए? कैपिटल। समझ में आया? डायरेक्ट जंप करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रहा है? बिल्डिंग पे। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है पहले ये बताओ? असेट की वैल्यू कम हो जाती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से उसके असेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब एक बात समझना, डेप्रिसिएशन वर्ड जब भी आए ना, उसको कनेक्ट कर देना बेनिफिट से। दो अपन इसका पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें भी मैं यही पढ़ाऊंगा। डेप्रिसिएशन का सेंटर फोकस होता है बेनिफिट, कि मुझे उस पर्टिकुलर असेट से जिस पैटर्न में बेनिफिट मिलेगा, मैं अच्छा ठीक है, मुझे उस असेट से जिस पैटर्न में बेनिफिट मिलेगा, मैं उसी पैटर्न में डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। मतलब अगर मान लो कि इस टेबल से मुझे बेनिफिट कैसा मिल रहा है? एक जैसा, हर साल सेम बच्चे आते हैं, उतने ही बैठते हैं, कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, कम होती नहीं, ठीक है? तो बेनिफिट एक जैसा मिल रहा है तो कैसा लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे। फिर लेकिन ये जो मशीनरी है या ये मशीनरी है, इससे जो बेनिफिट है ना, वो इसकी परफॉर्मेंस धीरे 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 क्या होती है? डाउन होती है। डाउन होती है तो फिर डेप्रिसिएशन भी कैसा लगता है? डाउन। क्लियर? अब यार हमने असेट और एक्सपेंस में फ़र्क समझा है, कि मैं किसी को पैसे देता हूँ और उस पैसों का बेनिफिट
मुझे अगर उसी पर्टिकुलर ईयर में मिलता है तो वो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है कि नहीं। एग्जाम्पल 20 रुपये का मार्कर खरीद के लाए, तो 20 रुपये का बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक मार्कर चलेगा। तो मार्कर तो इसी साल चलेगा ना, तो ये जो मार्कर है मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। लेकिन 5000 का वाइट बोर्ड खरीद के लाया, तो अब वो 5000 जो उसको दिए उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा सर, जब तक मार्कर वाइट बोर्ड चलेगा। और वाइट बोर्ड तो आने वाले 4-5 साल तक चलेगा, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे लिए, असेट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वाइट बोर्ड का बेनिफिट 5 सालों में मिलेगा, तो इस साल में भी तो मिलेगा, इस साल में मिलेगा, तो बेनिफिट जिस साल में मिल रहा है वो क्या है मेरे लिए, खर्चा। तो अपन क्या करते हैं कि जब भी किसी असेट को खरीद के लाते हैं, इन अ शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे, जब भी किसी असेट को खरीद के लाते हैं तो शुरू में तो उसको असेट मान लेते हैं कि बेनिफिट बाद में मिलेगा, लेकिन साल दर साल जैसे जैसे बेनिफिट मिलता जाता है हम उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। क्या करते जाते हैं कि भाई 5 लाख का असेट था, 5 साल चलने वाला था, 1 साल चल गया तो 1 लाख का बेनिफिट मिल गया, तो अब 5 लाख के असेट में से 1 लाख क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। असेट कितने का बचा, 4, फिर एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, असेट क्या हो जाएगा, 0। और मैंने उस असेट की कॉस्ट को सिस्टमेटिकली ड्यूरिंग इट्स लाइफ क्या कर दी, एलोकेट कर दी, खर्चा मार दिया। तो अभी मैं बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग की वैल्यू तो कम कर ही रहा हूँ, माइनस करेंगे। लेकिन क्यों कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेनिफिट मिला। बेनिफिट मिला तो क्या है ये मेरे लिए, खर्चा। खर्चा है तो टन 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 कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है, ओके। 8th वाले में खास बात है ट्रांजैक्शन नंबर बी में, जिसमें वो क्या कह रहा है, सोल्ड 50% ऑफ द अबाउ गुड्स। कितने गुड्स बेचे उसका अमाउंट नहीं दिया, रेशियो दे दिया। तो अबाउ गुड्स मतलब ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में जो गुड्स आए आपके पास 20,000, उस 20,000 का कितना परसेंट, 50%, मतलब 10,000। 10,000 की तो उसकी कॉस्ट थी, प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। और किस में बेचा मैंने, क्रेडिट में। तो 10 की चीज़ 2 प्रॉफिट मतलब 12 में बेची, उधार में। तो स्टॉक में से माइनस होगा 10, उधार में बेचे तो डेटर में ऐड होगा 12, और 2,000 10 10 10 10 10। क्लियर, ओके। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट वो जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस होता है, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स और प्रॉफिट, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है, कल ही कंप्लीट हो जाएगा और कल हमारा जर्नल एंट्रीज भी चालू हो जाएगा। बाय, टाटा, सी यू। कल सना पढ़ने आएगी ना तू।